आज हम बात करेंगे समानता कि समानता का क्या मतलब होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले समानता। देखो, व्यक्ति का जन्म होता है तो हम बात करें कि प्रकृति जो है या ईश्वर जो है, ईश्वर ने क्या किया है, प्रत्येक मनुष्य के साथ किसी प्रकार का क्या नहीं किया है, भेदभाव नहीं किया है। तो जन्म की हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति का जो जन्म होता है वो स्वतंत्र जन्म होता है। तो प्रकृति ने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। अब जो भेदभाव हमारे अंदर हो रहा है, लोगों के मध्य में जो भेदभाव हो रहा है, वो प्रकृति की देन नहीं है बल्कि समाज की देन है। तो प्रकृति ने स्वतंत्र रूप से मनुष्य को जन्म दिया है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव प्रकृति के माध्यम से नहीं किया गया है। लेकिन शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तो शारीरिक और मानसिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति में, तो शारीरिक और मानसिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति में क्या पाया जाता है, अंतर। आप देख सकते हैं अंतर कैसे होता है। तो देखो, हम बात करें, एक लड़का है जिसमें क्या है, बुद्धि, जन्म से ज्यादा बुद्धिमान है, जबकि दूसरा जो बच्चा है उसमें उसके तुलना में बुद्धि नहीं है, वो मानसिक रूप से कमजोर है या मानसिक विक्षिप्त है, डल है, मंद बुद्धि है। तो यहाँ पर जो ये अंतर आया ना कि एक व्यक्ति जन्म लेता है वो तो जन्म से ही बुद्धिमान है, जबकि दूसरा जो बच्चा है वो जन्म से ही मानसिक रूप से कमजोर है। तो यहाँ पर अंतर आ गया किसके आधार पर, कि मानसिक रूप से। ठीक है, फिर बात करें शारीरिक रूप से कि एक व्यक्ति सामान्य रूप से पैदा होता है, उसके शरीर का प्रत्येक अंग सही है, जबकि दूसरा जो बच्चा है वो विकलांग पैदा होता है। तो यहाँ पर ये जो अंतर आया ये किसके आधार पर आ गया, शारीरिक के आधार पर। तो प्रकृति ने तो मनुष्यों को जन्म स्वतंत्र रूप से दिया है, लेकिन शारीरिक और मानसिक आधार पर इनमें क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। जैसे बुद्धि और मंद बुद्धि जो बच्चा है, इन दोनों में अंतर देखें तो ये मानसिक रूप से अंतर पाया जाता है, जबकि शारीरिक रूप से अंतर पाया जाएगा। एक तो सामान्य बच्चा जिसके शरीर के प्रत्येक अंग सही हैं, जबकि दूसरा जो है वो शारीरिक रूप से कमजोर है, कहने का मतलब विकलांग है, अंधा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अंतर जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से पाया जाता है। अब हम बात करते हैं आखिर समाज जो है वो समाज इसका मूल कारण है किसका, असमानता का। कि ये जो भेदभाव बढ़ाता है समाज में, उसका मुख्य दायित्व है किसका माना जाता है, समाज का। देखो, समाज दो वर्ग बना देते हैं। ठीक है, एक तो विशेष अधिकारों से युक्त, ऐसे लोगों का समूह बन जाता है समाज में जिनको अन्य लोगों की तुलना में विशेष अधिकार प्राप्त होने लग जाते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करें तो दूसरा जो वर्ग बनता है वो सामान्य वर्ग होता है। तो एक तो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग हो गया और दूसरा सामान्य वर्ग हो गया। तो ये जो अंतर आया वो किसके माध्यम से आया, समाज के माध्यम से। समाज ने ऐसे रूल बना दिए, ऐसे नियम बना दिए जिसके माध्यम से व्यक्तियों के मध्य में भेदभाव होना प्रारंभ हो गया। तो असमानता की देन किसे माना जाता है, समाज को माना जाता है। अब आगे हम बात करें कि समानता स्थापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए या समाज को क्या करना चाहिए। तो समानता स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से दो काम करने चाहिए। एक तो ये जो समाज में विशेष अधिकार दे रखे हैं ना, इन्हें आप समाप्त कर दो। तो विशेष अधिकार, विशेषाधिकार की समाप्ति। दूसरा काम क्या करें, समाज के जितने भी लोग हैं उनको समान अवसर दो। तो अवसरों की समानता।
तो इस प्रकार से अगर हमने विशेष अधिकार दे दिए, ठीक है, वो विशेष अधिकार अगर आप समाप्त कर देते हैं तो समानता स्थापित हो जाएगी। दूसरा काम क्या करें कि अवसर दें, प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का क्या प्रदान करें, अवसर। अगर ये दो काम समाज के माध्यम से कर दिए जाएंगे तो फिर समानता की क्या हो जाएगी, स्थापना। तो समानता का अर्थ क्या हुआ कि समाज में जो विशेष अधिकार हैं उन्हें तो आप समाप्त कर दो और प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करें, ठीक है। तो ये समानता का क्या हो गया, अर्थ हो गया। फिर आगे हम बात कर लेते हैं कि समानता के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं, कि समानता में कौन कौन सी चीज़ों को हम शामिल करेंगे जो समानता स्थापित करने के लिए आवश्यक है, नींव है। तो समानता के लिए आवश्यक है कि देखो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला बिंदु आप देख रहे हैं कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार, ठीक है। देखो यहाँ पर सभी लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं है, बल्कि व्यवहार किसके साथ है, समान लोगों के साथ। समान लोग से अभिप्राय ये हुआ कि एक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के साथ समानता। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्षेत्र विशेष में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उस क्षेत्र विशेष में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, समानता का व्यवहार करना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एग्जाम्पल के रूप में मान लो मजदूर है, कि मजदूरों का एक क्षेत्र विशेष है, मजदूरों का एक वर्ग बन गया है और वो मजदूर कार्य कर रहे हैं। तो जितने भी मजदूर हैं, ठीक है, उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। तो समान लोगों के साथ, समान लोग कौन से वे, जो एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जितने भी मजदूर हैं उनके साथ मजदूरों जैसा व्यवहार किया जाए, मतलब उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए। जितने व्यापारी हैं उनको सभी को समान माना जाए, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए। तो इस प्रकार से ये देखना चाहिए कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना है। जैसे हम बात करें कि एक महत्वपूर्ण विद्वान हुए थे जिनका नाम था अरस्तु। अब अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु ये कहते हैं कि अगर आप गधे और घोड़े को एक बना देते हैं, गधे और घोड़े को अगर आप एक ही मानते हैं तो क्या ये समानता है? अगर दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा तो ये समानता हुआ क्या? तो ये समानता नहीं है। तो गधे और घोड़े के साथ अलग अलग व्यवहार होना चाहिए। जितने गधे उनके साथ वैसा व्यवहार होना चाहिए, जितने घोड़े उनके साथ वैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर दोनों के साथ समान व्यवहार होगा तो फिर वो समानता नहीं है। वो तो भेदभाव किसके साथ हो गया? घोड़ों के साथ हो गया, क्योंकि आप निम्न को उच्च के साथ रख रहे हो। तो यहाँ पर जो कार्य क्षेत्र है कि समान क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। जैसे लास्की ने महत्वपूर्ण कोटेशन कही है कि वेतन के आधार पर समानता की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो लास्की क्या कहने वाले हैं कि व्यक्ति के व्यवहार को समान नहीं किया जा सकता है, व्यक्ति को समान वेतन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि समाज में जो है वो व्यक्ति अपनी योग्यता से अलग अलग पद को प्राप्त कर लेता है, इसलिए वेतन के आधार पर समानता की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको इतना ही समझना है कि एक क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जितने भी काम करने वाले व्यक्ति हैं वो सब एक जैसे होते हैं। अगर उनके साथ समान व्यवहार किया जा रहा है तो फिर वो क्या है? समानता है। फिर दूसरे बिंदु की हम बात करें तो दूसरा बिंदु है अवसरों की समानता। ये भी समानता में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है अवसर। देखो, व्यक्ति अपना विकास करता है और ये विकास कब करेगा? जब व्यक्ति को क्या मिले? समान अवसर। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें कि समाज में जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए व्यक्ति को तो
क्या मिला? अवसर मिला। अवसर कौन सा मिला? कि ए व्यक्ति, उसके परिवार की स्थिति अच्छी है, उसको पढ़ने की सुविधा मिली, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके पढ़ाई कर करके अच्छी नौकरी लग गया, तो उसने तो अपना क्या कर लिया? विकास कर लिया। लेकिन बी व्यक्ति की बात करें तो बी व्यक्ति के परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे योग्य होते हुए भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में वो पहले से गरीब था और शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया योग्य होने के बावजूद, इसलिए उसकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया, वो समाज में जैसा था वैसा ही बना रहा। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि व्यक्तियों को समान अवसर मिले, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। अगर हम सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करते हैं विकास के लिए, तो फिर वहाँ पर समानता की स्थापना हो जाएगी। दूसरे बिंदु के बाद में फिर हम बात करते हैं कि समाज के सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। तो समाज में सभी लोग का मतलब कि धर्म, जाति, भाषा, लिंग, वर्ण, वंश, तो इनके आधार पर क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। कि समाज में विभिन्न धर्मों के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, तो ये सब धर्मों के जो लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। कि सभी लोगों में इनकी जाति, धर्म, भाषा ये अलग अलग हो सकती है, तो इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जाति की बात कर लो, ठीक है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई कुमावत है, कोई जाट है, कोई सैनी है, तो अलग अलग जाति के लोग हैं, तो उनके साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाषा, कोई हिंदी, कोई पंजाबी, कोई गुजराती, मराठी, ठीक है, तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लिंग, स्त्री है, पुरुष है, तो उनके आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आजकल तो ट्रांसजेंडर जो हैं उन्हें भी बराबर महत्व दिया जा रहा है। फिर बात कर लें वर्ण का मतलब यहाँ पर रंग से है, कोई गोरा है, कोई काला है, ठीक है, उनके साथ भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वंश, कोई मातृवंश से संबंधित है, कोई पितृवंश से संबंधित है, तो उनके साथ भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो समाज में जितने प्रकार के लोग रहते हैं उनकी धर्म, जाति, भाषा, लिंग, वर्ण, वंश ये सब अलग अलग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज के या राज्य के माध्यम से सभी लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए? समान व्यवहार किया जाए, तो वहाँ पर समानता की स्थापना होती है। फिर अगले बिंदु की बात करें तो मानवीय गरिमा तथा अधिकारों का समान संरक्षण। कि मानवीय गरिमा, लोगों का आत्मसम्मान बना रहे, और आत्मसम्मान आपको पता है कि समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है, अमीर भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं। अब ज़्यादा समस्या किसे उठानी पड़ती है? गरीब लोगों को उठाना पड़ता है। गरीब लोग जो हैं वो इस प्रकार से कार्य करें, या सरकार या राज्य के माध्यम से या समाज के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों न है, वो अपने गरिमा या सम्मान के साथ जीवन जी सके, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि आर्थिक क्षेत्र में सरकार जो है ऐसे लोगों को ऊपर उठाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्या चलाई? योजनाएं चलाई, और उन योजनाओं का पूरा पूरा लाभ ऐसे वर्ग को मिलना चाहिए जो समाज में पिछड़ चुका है, बहुत पीछे है, या समाज में जो गरीब है, कमजोर है, ठीक है। अगर ऐसा वर्ग इसकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा तो वो फिर अपने आत्मसम्मान के साथ, अपनी गरिमा के साथ जीवन जी पाएगा। तो समाज या राज्य के माध्यम से ऐसा प्रयास करना चाहिए कि समाज के कमजोर हैं, गरीब हैं, ऐसे वर्गों का उद्धार हो। इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाए, ठीक है, और उन योजनाओं का लाभ कमजोर और गरीब वर्गों को मिल सके, तभी वो अपना जो जीवन है वो गरिमा युक्त जी पाएंगे, सम्मान के साथ जी पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अधिकारों को समान संरक्षण, कि प्रत्येक वर्ग है, समाज में रहने वाला जो प्रत्येक वर्ग है उसको समान अधिकार प्राप्त हो,
ठीक है। अधिकारों को लेकर के भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उनके अधिकारों को संरक्षण का मतलब है सुरक्षा प्राप्त हो, कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की बात करें तो उन्हें क्या प्राप्त होनी चाहिए, सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि अगर समाज में रहने वाले लोगों को अधिकार नहीं मिलेंगे तो ऐसी स्थिति में वो अपना विकास नहीं कर पाएगा, वो समाज में विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि समाज के प्रत्येक वर्ग विशेष, व्यक्ति विशेष को समान अधिकार मिले, उसका वो प्रयोग करे, तो उनके अधिकार सुरक्षित रहें। राज्य के माध्यम से या समाज के माध्यम से उनके अधिकारों को समान रूप से सुरक्षा प्राप्त हो, संरक्षण प्राप्त हो। तो ऐसा होने पर समाज में समानता की स्थापना होगी। फिर हम बात करें कि 5वां और 6वां जो बिंदु आप देख रहे हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व देना, और दूसरा है जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, वर्ण, लिंग, निवास स्थान, संपत्ति, राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं करना। देखो दोनों सेम ही पॉइंट है और इसका उल्लेख हमने तीसरे पॉइंट में कर लिया था। तो देखो 5वां पॉइंट क्या कह रहा है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व देना। देखो अगर समान महत्व आप समाज के प्रत्येक व्यक्ति को दे रहे हो, इसका मतलब आप क्या नहीं कर रहे हो, भेदभाव नहीं कर रहे हो। तो अगर भेदभाव नहीं करना इसका मतलब समान महत्व देना, तो समान महत्व देना और भेदभाव नहीं करना एक ही बात है। और ये भेदभाव किसके आधार पर नहीं होगा, तो जाति है, धर्म है, भाषा है, वर्ग है, वर्ण है, लिंग है, निवास स्थान। तो जैसे मान लो कोई पंजाब का है, कोई गुजरात का है, कोई महाराष्ट्र है, कोई असम का है, कोई अन्य किसी राज्य का है, तो उसके निवास स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। संपत्ति किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, ठीक है। राष्ट्रीयता, तो राष्ट्रीयता का मतलब है कि समाज में रहने वाला जो व्यक्ति होगा जरूरी नहीं भारत का ही हो, ठीक है, वो किसी दूसरे देश का भी है तो उसके साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इनके आधारों पर अगर आप भेदभाव नहीं करते हैं, इसका मतलब समाज में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं, समान महत्व दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी किसकी स्थापना होगी, समाज में समानता की स्थापना होगी। तो इस प्रकार से आज हमने समानता का अर्थ पढ़ा है और उसके साथ ही हमने समानता को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं कि किन किन चीज़ों को हम लागू करके समानता को स्थापित रख सकते हैं, तो उसकी बात की है। आज के लिए इतना ही।